तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टियानिंग का कर्स एक्टिवेट होने के बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, जिसके बाद उसने शायू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किन आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि गाओ जियानली वुल्फ किंग को मार देता है। तभी वहाँ पर वीजोंग ने भी गाओ जियानली पर हमला कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ वीजोंग ने गाओ जियानली पर ऊपर से हमला कर दिया था। गाओ जियानली उसे अपनी तलवार के साथ ब्लॉक करते हुए पीछे हटाते ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ बाकी के ये सारे लोग भी इस खतरनाक फाइट को अपनी आंखों से देख रहे थे, जिसमें वीजोंग गाओ जियानली को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल हिट करते हुए गाओ जियानली को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जहाँ गाओ जियानली ने बहुत ज्यादा मुश्किल से बचते हुए अपने आइसी वाटर अटैक से वीजोंग पर हमला कर दिया था। वीजोंग बड़ी ही आसानी के साथ उसके हमले को रोकते हुए उसी पर भारी पड़ रहा था। और इसके अलावा हमें बैकग्राउंड में शायू की आवाज सुनाई देती है, जो वीजोंग की इतने ज्यादा खतरनाक स्किल्स देखने के बाद कहता है कि ये अफवाह तो मैंने बहुत पहले ही सुनी थी कि वीजोंग के मार्शल आर्ट स्किल्स डेडली है, लेकिन आज इन्हें अपनी आंखों से देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतने भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जबकि टियानिंग कहता है कि चाहे वीजोंग के मार्शल आर्ट स्किल्स कितने ही अच्छे ना हो, वो मास्टर गाइनी का एक वार तक नहीं झेल पाएगा। टियानिंग को अभी भी मास्टर गाइनी पर भरोसा था कि उन्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ फाइट के दौरान वीजोंग गाओ जियानली से उसकी तलवार छुड़वा कर उसे गिराने की कोशिश करता है, पर गाओ जियानली ने खुद को किसी तरह करके बचा लिया था। गाओ जियानली को वीजोंग से लड़ने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, क्योंकि वीजोंग उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। और अब जब गाओ जियानली काफी ज्यादा वीक हो चुका था, तभी उसको भी जीनो की बांसुरी वाली सिग्नल सुनाई देती है, जिसको सुनते ही गाओ जियानली अपनी आईसी पावर को एक्टिवेट कर देता है। गाओ जियानली ने अपने बड़े बड़े आइस पिलर्स के साथ वीजोंग को उसी जगह पर कैद कर दिया था, जिनको वीजोंग अपनी तलवार के साथ एक ही स्प्लैश से तोड़ देता है। लेकिन वीजोंग अपने सामने देखता है कि गाओ जियानली वहाँ पर नहीं है, वो मौका पाकर वहाँ से भाग चुका था। इस पर कैलियन पूछती है, क्या तुम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे नहीं जाओगे? तभी वीजोंग जवाब देता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे वैसे भी यहाँ किसी और से मिलना था। यहाँ दूसरी तरफ टियानिंग और बाकी सब भी ये फाइट देख रहे थे। तभी मिस रोंग कहती है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचना होगा, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस पर ये सब उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन तभी मिस रोंग यूवी से कहती है कि उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। यूवी हैरान होकर पूछती है कि कैसा वादा? जिस पर मिस रोंग कहती है कि मैं तुम्हें वो तो अभी नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि मैं तुमसे जो भी कहूँगी तुम बिना कोई सवाल करे मेरी बात मानोगी। उनकी ये बात सुनते ही यूवी कहती है, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मुझे जो भी करने को कहोगी मैं आपसे कोई भी सवाल किए बगैर वो काम करूँगी। मिस रोंग उसकी ऐसी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, तो इसलिए वो उन सबको अपने साथ लेकर एक तरफ जाना शुरू कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि युनफू ने भी छुपकर इनकी ये सारी बातें सुन ली थी, जो इनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस रोंग इन सबको फॉरबिडन लैंड के गेट के सामने ले आई थी, जिसको देखकर टियानिंग कहता है कि ये तो वही जगह है ना जो आपने बताई थी कि फुल ऑफ ट्रैप्स और खतरे से भरी पड़ी है। जिस पर मिस रोंग जवाब देती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही फॉरबिडन लैंड है जहाँ पर किसी भी मोइस्ट का जाना मना है। लेकिन अभी के लिए मैकेनिकल सिटी की सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पूरे मैकेनिकल सिटी में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर किन आर्मी और वीजोंग कब्जा न कर सके। तभी यूवी कहती है, पर सिस्टर ये वो जगह है जहाँ पर हम इजाजत के बगैर नहीं जा सकते, वरना हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिस पर मिस रोंग कहती है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन जहाँ तक शायू और टियानिंग का सवाल है तो उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ही मोइस्ट स्कूल के नहीं है। और जहाँ तक यूवी तुम्हारा सवाल है तो मैं तुम्हें भी मोइस्ट स्कूल से एक्सपेल करती हूँ, उससे तुम्हारा भी मोइस्ट स्कूल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो सुनकर टियानिंग और शायू भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। टियानिंग हैरानी के साथ मिस रोंग से पूछता है कि यूवी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो आप उसे स्कूल से निकाल रही हो। यूवी भी ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो भी मिस रोंग से सेम सवाल करती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर मिस रोंग उनके सवालों का जवाब दिए बगैर कहती है कि तुमने अभी कुछ देर पहले ही मुझसे वादा किया था कि तुम कोई भी सवाल किए बगैर मेरी बात मानोगी। मिस रोंग खड़े होकर कहती है कि किसी भी डेसिपल को मोइस्ट स्कूल से निकालने के लिए 5 कैप्टन की वोट्स की जरूरत होती है, और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें ये पावर दे दी जाती है कि हम अकेले भी ये फैसला कर
सकते हैं। ये सब बताने के बाद वो कहती है कि यूवी अब तुम हम में से एक नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यूवी रोते हुए मिस रोंग को पीछे से पकड़ कर कहती है कि मैं यहाँ पर आपको यूं अकेले नहीं छोड़ सकती, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मिस रोंग कहती है कि हमारे मोई स्कूल के लोग काफी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, मैं उनको यूं मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकती। और वो याद करती है उस हर एक सोल्जर को जो इस वक्त तीन एम्पायर की आर्मी और वीजों के खतरे को झेल रहा है। इस बुरी सिचुएशन में जहाँ चारों तरफ जहर फैल चुका है, दुश्मन की आर्मी काफी बड़ी है, हमारे सोल्जर काफी ज्यादा लड़ने के बाद धीरे धीरे थकते जा रहे हैं, इसीलिए मैं पीठ दिखाए बगैर अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से जमकर फाइट करूंगी। हम देखते हैं कि मिस रोंग ने इन सबको एग्री कर दिया था, तो इसलिए वो इन सब के लिए फॉरबिडन लैंड का गेट ओपन करती है। यहाँ ये सब अंदर जाने से काफी ज्यादा डर रहे थे, तभी मिस रोंग यहाँ पर किसी एनिमी को सेंस कर लेती है और इसीलिए वो इन सबको धिक्का मारकर गेट के अंदर धकेल देती है ताकि वो एनिमी इन तक पहुँच ना सके। गेट बंद होने से पहले मिस रोंग यूवी से कहती है कि तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इसके बाद वो टियानमिंग और शायू से भी कहती है कि मेरे लिए यूवी का ख्याल रखना। तो सुनकर शायू और टियानमिंग कहते हैं कि आप फिक्र ही ना करो, हम अपनी जान से भी ज्यादा यूवी की हिफाजत करेंगे। अब मिस रोंग उससे फाइट करने के लिए अपने नीडल्स को रेडी कर लेती है, जो देखकर यूनफो ने भी सीधा उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन आर्मी मोई स्कूल के सोल्जर्स को मारते हुए सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ रही थी। सेंट्रल हॉल में मास्टर बैन ने खुद को और बाकी कुछ हीरोज को बंद कर दिया था। ये वो आखिरी डिफेंस लाइन है जिसको किन आर्मी भी तोड़ नहीं सकती। मास्टर बैन सबको बताते हैं कि ये पूरे मैकेनिकल सिटी की सबसे सुरक्षित जगह है, हमें तब तक यहीं पर रुकना होगा जब तक मास्टर जूजी बाकी के हीरोज को लेकर हमारी मदद करने के लिए नहीं आ जाते। दोस्तों, इस मास्टर जूजी के नाम को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये स्टोरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मास्टर जूजी फिलहाल मोई स्कूल के असली लीडर है और ऐसा कहा जाता है कि उनके मार्शल आर्ट स्किल्स का कोई तोड़ नहीं। यहाँ सेंट्रल हॉल के बाहर गुंगशू चाओ वीजों को मैप देखकर बताता है कि ये सेंट्रल हॉल काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, हमें किसी तरह भी करके इस हॉल पर कब्जा करना ही होगा, क्योंकि ये लोग अंदर से पूरे मैकेनिकल सिटी की मशीनरी को कंट्रोल कर सकते हैं। वीजों ये सुनकर अपनी कुछ आर्मी को आगे की हॉल की तरफ भेज देता है, पर इससे पहले कि वो खुद हॉल की तरफ जा पाता, मास्टर बैन उसके सामने वाला गेट क्लोज कर देते हैं। अब सेंट्रल हॉल में मास्टर बैन और उनके बाकी के साथी थे, जो कि वहाँ से सारी की सारी मशीनरी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसी सेंट्रल हॉल की साइड छोटे हॉल में किन एम्पायर की आर्मी फंस चुकी थी, जबकि एक कदम नीचे वीजोंग खड़ा था। वीजोंग अपने सामने बंद गेट को देखकर गुंगशू चाओ से पूछता है कि हम इस गेट को कैसे ओपन कर सकते हैं, जिस पर गुंगशू चाओ कहता है कि इस गेट को ओपन करने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इस गेट को मोई स्कूल के फाउंडर्स ने खुद बनाया था। अब हम चाहकर भी उन अंदर फंसे हुए सोल्जर्स की जान नहीं बचा सकते, क्योंकि वो कुछ देर में ही मरने वाले हैं। उसकी बस ये कहने की ही देर थी कि तभी हम देखते हैं कि सीनियर जू ने एक एरोस वाले ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था। किन आर्मी अपने सामने इतने ज्यादा बोझ और एरोस को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन तभी उनका कैप्टन कहता है कि जल्दी से आयरन वॉल फॉर्मेशन बनाना शुरू करो। वो सारे सोल्जर सेंटर में इकट्ठा होते हुए एक तरह का फॉर्मेशन वॉल बनाना शुरू करते हैं, जिस पर मोई स्कूल के एरोस का कोई असर नहीं हो रहा था। कैलियन इन हजारों एरोस की टकराने की आवाज सुनकर पूछती है कि ये इतनी ऊंची आवाज किस चीज की है, जिस पर गुंगशू चाओ कहता है कि मेरे हिसाब से अब तक शोर शुरू हो चुका होगा। यहाँ किन आर्मी ने इनके सारे एरोस को बड़ी आसानी के साथ रोक दिया था, जिसकी वजह से ये लोग अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। मास्टर बैन एक छोटे से होल से ये सारा नजारा देखते हुए कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि यिनजेंग की आर्मी इतनी ज्यादा वेल ट्रेंड होगी, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता कि ये लोग एक गलत जगह पर आ चुके हैं। और ये कहते ही मास्टर बैन एक हिडन ड्रैगन ट्रैप को एक्टिवेट करवा देते हैं। इस ट्रैप के एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि जमीन से कई हजारों सीख बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ आ रहे थे। किन आर्मी इन सीखों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उनके पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। अब वो सीख चारों तरफ की जमीन से बड़ी तेजी के साथ निकलते हुए इनके आयरन फॉर्मेशन वॉल तक भी पहुंच जाती है, जहां पहुंचते ही कुछ देर की चीखों के साथ अचानक सन्नाटा फैल जाता है। उस ट्रैप के बंद होते ही हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से खून बहना शुरू हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन टूट जाता है, जिसके अंदर किन आर्मी की लाशों से एक खौफनाक मंजर बना हुआ था। चारों तरफ पूरी किन आर्मी की खून और लाशें बिछी हुई थी, बस उनमें से सिर्फ एक सोल्जर ही जिंदा बचा हुआ था। इससे पहले कि वहाँ से खड़ा होकर भागने की कोशिश करता, उससे भी एरोस चीर कर मार देते हैं। किन आर्मी की इतनी बुरी हालत करने के बाद मास्टर बैन कहते हैं कि हमारा पहला ट्रैप सक्सेसफुल हुआ, अब हमारी बारी है दूसरे ट्रैप को एक्टिवेट करने की। वो जैसे ये कहते हैं, उनका एक सोल्जर दूसरे ट्रैप को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम मिस रोंग को देखते हैं, जो कि अभी भी यूनफू से फाइट कर रही थी। वो यूनफू को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनफू कितना ज्यादा खतरनाक और बेरहम है। यूनफू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़कर मिस रोंग पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे मिस रोंग डॉज
वॉच करके अपना नीडल अटैक करती है। युल्फो मिस रोंग को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर इवल स्माइल के साथ अपनी चालाकियां करना शुरू कर देता है। उसने मुस्कुराते हुए ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी स्पीड अटैक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके खिलाफ तो लास्ट टाइम कैप्टन चाइचुबी भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। अब मिस रोंग उसे चारों तरफ बड़ी तेजी के साथ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी रफ्तार काफी ज्यादा थी, इसलिए मिस रोंग का उसे देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तभी अचानक वो पीछे से आकर मिस रोंग पर हमला कर देता है। मिस रोंग उसके अटैक से टकराते ही बेहाल होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद युल्फो ने उसके नजदीक जाकर उसे गले से उठाकर हवा में लटका दिया था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म